अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ द रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पायरेशन की हम बात करने जा रहे हैं। रेस्पायरेशन मेरे बेटे सेलुलर लेवल पे बात की जाए यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी फूड से उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करना, ठीक है, ये होती है हमारे पास रेस्पायरेशन। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पायरेशन जो है वो या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है। तो इसी कैटेगरी की बेस पे कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में और कुछ ग्रो कर रहे होते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसी कैटेगरी पे, इसी बेस पे बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह से होती है, किस तरह से फूड को तोड़ के एनर्जी ली जाती है और बैक्टीरिया जो है वो अपनी लाइफ को मेंटेन रखता है और ग्रो करता रहता है। तो उस कैटेगरी की बेस पे हम लोगों ने यानी रेस्पिरेशन कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है या एब्सेंस में हो रही है, इसी बेस पे मेरे बेटे हमने बैक्टीरिया जो है उनकी 4 कैटेगरीज हैं। एक है जी एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एंड माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं ये मेरे बेटे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है या ये ग्रो करते हैं तो इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्रो नहीं कर सकते जब तक ऑक्सीजन मौजूद ना हो, यानी ये ग्रो करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और इसमें एग्जांपल है सिडोमोनास बैक्टीरिया की। सेकंड कैटेगरी है एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती तो ये ग्रो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है स्पाइरोचीट बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव मेरे बेटे वर्ड का मतलब होता है ऑप्शनल, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो भी ग्रो कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन ना मौजूद हो ये तब भी ग्रो कर सकते हैं। यानी इनके लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी भी मतलब मौजूद है तो भी ठीक है जी, ये ग्रो कर जाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं मौजूद तो भी ये ग्रो कर जाएंगे, यानी ये ग्रो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस, मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की में, दोनों सूरत हाल में ये ग्रो कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास ई कोलाई की, एस्केरिशिया कोलाई। एंड देन लास्ट कैटेगरी है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो कम अमाउंट, एरो मतलब ऑक्सीजन, फिलिक मतलब जो, फिलिक आपको पता है अट्रैक्शन, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कम एरिया वाले, कम अगर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो भी वो बैक्टीरिया, कम ऑक्सीजन मौजूद है तो ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो उन्हें, जिन्हें कम ऑक्सीजन चाहिए हो अपनी ग्रोथ के लिए, ऐसे बैक्टीरिया को हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। माइक्रो मतलब कम, एरो मतलब ऑक्सीजन एंड फिलिक का मतलब होता है कि उनकी कम, जो लो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है उससे अट्रैक्शन होती है, उससे मोहब्बत होती है, यानी ये कम ऑक्सीजन की अमाउंट में इन जो है वो अपनी ग्रो करते हैं ये। और इसमें एग्जांपल जो है इट इज केम्फाइलोबैक्टर बैक्टीरिया की। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे बेटे, नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं आगे साइड पे तो हमारे पास है इट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मेरे बेटे याद रखने, ग्रोथ वर्ड जो है इसका मतलब होता है कि अपनी साइज में बढ़ना, ठीक है, साइज में बढ़ना, फलना फूलना, ऐसे चीजें होती हैं, ठीक है, मतलब अपने साइज में बड़ा होना, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो अपने नंबर इंक्रीज करते हैं, यानी ग्रोथ में बैक्टीरिया अपने साइज में बड़ा होता है और रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया जो है वो नंबर में ज्यादा होते हैं, नंबर में इंक्रीज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। देन बैक्टीरियल ग्रोथ की सबसे पहले बेटे बात करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या है कि जी बैक्टीरिया ग्रोथ भी यही है कि बैक्टीरिया क्या है कि वो अपने साइज में बड़ा होता है। रिप्रोडक्शन क्या है जी, बैक्टीरिया जो है वो साइज में बड़ा होने के बाद क्या होता है कि आगे अपना नंबर भी बड़ा करता है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मेरे बेटे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कॉमनली क्या चीज है कि बैक्टीरिया जो है कॉमनली रेफर, बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों में क्या है कि बैक्टीरिया ने क्या करना होता है, ग्रोथ में भी और रिप्रोडक्शन दोनों में अपना नंबर बढ़ाना होता है। यानी यही बात होती है ना कि ग्रो भी करेगा, जारी बात है जब साइज में इंक्रीज होगा तो उसके बाद क्या होगा कि उसकी रिप्रोडक्शन होगी तो नंबर बढ़ेगा। बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं जी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, बैक्टीरिया जो है वो अपने नंबर ऑफ सेल में यानी तादाद में कैसे बढ़ते हैं, थ्रू द मेथड ऑफ बाइनरी फिशन।
बाइनरी फिशन के मेथड से। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो होता है जिस तरह से ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ये आगे ग्रो करके देखिए आपको दो छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे, यानी एक पेरेंट बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन यानी आगे जाके दो में उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, दो आगे अपने डॉटर सेल बना देता है। बाइनरी फिशन मेरे बेटे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसके अंदर कोई भी जो है वो दोनों तरफ से पेरेंट से गेमीट वगैरह की इन्वॉल्वमेंट कुछ भी ऐसा नहीं होता। एक सिंगल पेरेंट जो होता है वो उसी की सेम आगे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंपली जो पेरेंट है वो दो में डिवाइड करते हैं और दो डॉटर सेल बन जाते हैं, कोई इसमें जो जीन्स का एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। बैक्टीरियम जो है इसके अब स्टेप्स कैसे हैं, सबसे पहले क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है इस बाइनरी फिशन के मेथड में सबसे पहले बैक्टीरिया जो है वो साइज में बड़ा होता है। बैक्टीरिया जब साइज में बड़ा होता है तो फिर क्या होता है, सेकंड स्टेप में उसकी क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया के अंदर उसका डीएनए मौजूद होता है वो डुप्लीकेट करता है, वो अपनी एक कॉपी बना देता है। तीसरे मेथड स्टेप में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ये यहाँ दरमियान से, ये जो एरिया है मेरे बेटे, ये एरिया यहाँ से क्या करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट यानी अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब यहाँ वाली मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ मूव कर रही थी और यहाँ वाली जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट अंदर की तरफ धंस रही थी वो दोनों ऐसे आपस में मिल जाती हैं और एक सिंगल बैक्टीरियम जो पेरेंट बैक्टीरियम होता है उससे आगे फर्दर हमारे पास दो कापियां बन जाती हैं। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस यानी अंदर की तरफ धंसना शुरू होती है, इनवर्ड होती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि सेल जो है ओरिजिनल सेल पेरेंट सेल वो दो में सेपरेट हो जाता है। तो ये मेरे बेटे सारा मेथड, सारे स्टेप्स हैं। ये बैक्टीरिया सबसे पहले साइज में बड़ा होता है, क्रोमोसोम उसके डुप्लीकेट करते हैं और वो डुप्लीकेट होकर क्रोमोसोम एक साइड पे वो कॉपी एक साइड पे चली जाती है और एक कॉपी जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के एंड पे चली जाती है। फिर दरमियान से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेरे बेटे वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है एंड इन द एंड क्या होता है कि सेल आर सेपरेटेड इनटू द टू डॉटर सेल्स रिपीटेड आफ्टर फिक्स टाइम। बैक्टीरिया जो है अगर उनकी कंडीशन जो है वो फेवरेबल हो, उनके लिए सारे हालात साजगार हों, तो बैक्टीरिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन में बहुत जल्दी जो है वो इजाफा करता जाता है। देन आता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है, इंटरवल फ्रॉम वन डिवीजन टिल नेक्स्ट। ये जो बेटे चौथा स्टेप है, बैक्टीरियम ग्रोज इन साइज, इस स्टेप से लेकर इससे आगे जब तक बैक्टीरिया से उस पेरेंट बैक्टीरिया से आगे फर्दर उसके दो डॉटर सेल नहीं बन जाते, ठीक है, इस सारे टाइम पीरियड को हम लोग जनरेशन टाइम बोलते हैं। यानी बैक्टीरिया जब अपने आप को साइज में बड़ा करता है उसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है और फिर जब सेल से आगे फर्दर दो डॉटर सेल बन जाते हैं, सारे इंटरवल को हम लोग जनरेशन टाइम बोल रहे होते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये कर्व मेरे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होती है, अ ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विद टाइम। यानी बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ का टाइम के साथ क्या ताल्लुक है, यानी ग्राफ है, ये आपके पास ग्राफ है कि जी जब बैक्टीरिया जो थे वो इस टाइम पे यहाँ थे, फिर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में ग्रोथ का साइज इस टाइम ग्रोथ जो थी वो इधर तक चली गई थी, फिर आगे इस तरह से होगा। हम इसको डिस्कस करते हैं कि ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विद टाइम के बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है उसके अंदर ग्रोथ का क्या रेट जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है। 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, इसकी 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड द डिक्लाइन फेज। मेरे बेटे ये एक्चुअली हमें 4 डिस्टिंक्ट फेजेस बैक्टीरिया की तब देखने को मिलती हैं जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे होते हैं लैब के अंदर लेबोरेटरी कंडीशन में। तो क्या होता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या दिया जाता है, उनको एक मीडियम दिया जाता है, उसके अंदर क्या उस मीडियम में यानी सपोज उस कल्चर प्लेट में हमने जी सारे मीडियम दिया, मीडियम के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। अब मेरे बेटे वो जो ग्रोथ प्लेट होगी उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि अगर हम एक बैक्टीरिया को डालेंगे उस ग्रोथ प्लेट में क्या है, सिर्फ ग्रोथ मीडियम मौजूद है जिसमें हमने उस बैक्टीरिया को रख दिया। अब मेरे बेटे बैक्टीरिया को जैसे आपने ग्रोथ मीडियम में डाला है, बैक्टीरिया फौरन ग्रोथ नहीं करनी स्टार्ट कर देगा, बल्कि कुछ टाइम लेगा, ठीक है, कुछ टाइम लेगा और उसके बाद अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद उसमें डिवीजन होगी और सारा कुछ होगा। तो मेरे बेटे क्या होता है, सबसे पहले जब हम उस ग्रोथ प्लेट में उस मीडियम प्लेट में वो जो
जिसमें बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया के लिए तमाम मीडियम रखा होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। वो क्या होता है कि वो जो मीडियम होता है उसके अंदर हमने जब बैक्टीरिया को रखते हैं तो बैक्टीरिया कुछ टाइम बाद जो है अपनी डिवीजन स्टार्ट करता है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया, वो जो टाइम है जब हमने बैक्टीरिया को ग्रोथ मीडियम में रखा और बैक्टीरिया जो है उसके अंदर कोई जो है उसके नंबर में इजाफा भी नहीं हुआ, अभी बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुद को तैयार कर रहा था डिवीजन के लिए, तो वो वाली जो फेज होती है जिसमें हमने बैक्टीरिया को जी जैसे ही हमने ग्रोथ मीडियम में डाला, कोई बैक्टीरिया में अभी इंक्रीज इन नंबर नहीं कि बैक्टीरिया ने अपना किया, लेकिन बैक्टीरिया जो था वो उस टाइम के अंदर अपने आप की तैयारी कर रहा था कि वो आगे फर्दर डिवीजन कर सके, तो उस फेज को हम लोग लैग फेज बोलेंगे। और ये आपको इधर कर्व में भी शो हो रही है कि बिल्कुल लैग फेज, कोई किसी किस्म की ग्रोथ नहीं हो रही, कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी में इंक्रीज नंबर नहीं हो रहा, बिल्कुल सब जो है वो कोई इंक्रीज नहीं हुआ और बैक्टीरिया सिर्फ अपने आप की तैयारी कर रहा था डिवीजन के लिए। नेक्स्ट जो है वो लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है कि वेरी रैपिड लॉग फेज जो है ये बहुत ही, अब बैक्टीरिया जो है वो जब अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा डिवीजन के लिए तो फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जब बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल रेट पे होगी, यानी बहुत तेजी से जब बैक्टीरिया में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, तो वो वाली फेज जो है वो लॉग फेज कहलाएगी। तीसरी फेज जो है स्टेशनरी फेज, ये आपको यहाँ शो हो रही होगी, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। इसे स्टेशनरी फेज क्यों कहते हैं मेरे बेटे, जितना हमने उस प्लेट में ग्रोथ मीडियम डाला था, सबसे पहले तो बैक्टीरिया जो था वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, फिर बैक्टीरिया ने ग्रो करना बहुत तेजी से स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि फूड तो उतना ही है जितना हमने डाला था, फूड की क्वांटिटी तो उतनी ही है ना, कांस्टेंट है। अब क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया की नंबर बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया की वो जो खाना होगा वो सिर्फ एक खास नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए जरूरी, बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल होगा, मौजूद होगा, लेकिन बाकी तमाम बैक्टीरिया जिनको खाना नहीं मिलेगा तो उनकी जारी बात है डेथ रेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं स्टेशनरी फेज एक ऐसी फेज है जिसमें जितने बैक्टीरिया जो हैं वो नए बन रहे होंगे उतने बैक्टीरिया की ही डेथ भी हो रही होगी। यानी सपोज अगर हमारे पास उस वक्त ग्रोथ मीडियम में वो जो ग्रोथ प्लेट है या कल्चर मीडियम है उसमें 100 बैक्टीरिया मौजूद होंगे, अब नए 10 बन रहे हैं तो हो सकता है कि वो जो नए 10 बनने की वजह से जो पहले से मौजूद 10 हो उनमें से किसी को फूड ना मिल रही हो तो उनमें से पहले से मौजूद 10 की डेथ हो जाए, यानी 10 नए बन रहे हैं तो 10 जो पहले से मौजूद है उनकी डेथ भी हो जाएगी। तो ऐसी फेज को हम लोग स्टेशनरी फेज कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया जितने नए बन रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया की डेथ भी हो रही होती है, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, यानी बैलेंस रह रहा होता है। लास्ट फेज जो है इट इज बेटे डिक्लाइन फेज और द डेथ फेज। डिक्लाइन फेज और डेथ फेज क्या होता है मेरे बेटे, अब उस कल्चर मीडियम में क्या होगा कि बैक्टीरिया की जब कॉलोनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बैक्टीरिया जो है काफ़ी बैक्टीरिया को फूड अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि खाना भी साथ साथ फूड जो है वो भी कम होती जा रही है जैसे जैसे बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती जा रही है। तो डेथ में और डिक्लाइन फेज में जाके क्या होगा मेरे बेटे कि बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, और रिप्रोडक्शन इसलिए कम होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया को फूड शॉर्टेज की वजह से, मीडियम ख़त्म होने की वजह से, फूड जो हमने मीडियम दिया था सारी बात है वो काफ़ी बैक्टीरिया ने यूटिलाइज कर दी है, तो वो जब कम होता जाएगा तो उस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट, अब वो बैक्टीरिया सिर्फ डिक्लाइन फेज में जाके ग्रो करेंगे जिनको फूड अवेलेबल होगा। अब जिन बैक्टीरिया को फूड नहीं अवेलेबल होगा जाहिर बात है उनकी डेथ हो जाएगी। तो हम कहते हैं डिक्लाइन फेज में क्या होता है कि डेथ रेट जो होता है वो रिप्रोडक्शन से बढ़ जाता है, और इसे हम लेटर स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट या लेटर स्टेजेस ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये एक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर, ये एक्चुअली कंजुगेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया गया है मेरे बेटे। बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रेडिशनल जो एक रिवायती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मौजूद नहीं है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल जेनेटिक मिक्सिंग की, एक स्पेशल किस्म की जेनेटिक मिक्सिंग होती है जिसे हम कंजुगेशन कहते हैं मेरे बेटे। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो हमारे पास डिफरेंट नस्लों के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी आपस में क्या होता है कि वो जुनाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये जी कंजुगेट मॉलिक्यूल बन गया है। तो सेम इसी तरह से जब बैक्टीरिया जो है इनके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मिक्सिंग होती है, यानी एक डोनर बैक्टीरिया जो होता है और एक रिसिपिएंट बैक्टीरिया होता है। जब एक डोनर बैक्टीरिया जो है वो अपने कुछ जीन्स जो हैं वो रिसिपिएंट बैक्टीरिया को देता है तो क्या हो रहा है, एक्चुअली जेनेटिक मिक्सिंग हो रही है दोनों बैक्टीरिया में, ठीक है। एक बैक्टीरिया डोनर से ट्रांसफर हो रहा है जेनेटिक मटेरियल
रिसिपिएंट बैक्टीरिया में, तो हम कहेंगे ये जी उनमें स्पेशल टाइप ऑफ जेनेटिक मिक्सिंग हो रही है, जेनेटिक मटेरियल का डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और इसको ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, पिलाई, आपने पीछे पढ़ा होगा कि हमने जब पिलाई के डिस्कस किया था वहां हमने कहा था पिलाई जो है ये एक ट्यूब्यूलर सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और ये कंजुगेशन के प्रोसेस में भी रोल प्ले करते हैं। तो दोनों बैक्टीरिया डोनर और रिसिपिएंट जो हैं वो अपने पिलाई की मदद से एक दूसरे में ट्रांसफर करेंगे जेनेटिक मटेरियल, डोनर बैक्टीरिया अपना रिसिपिएंट में ट्रांसफर करेगा। इसको मेरे बेटे हम क्या कहते हैं कि कंजुगेशन का प्रोसेस। इसे कंजुगेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया जो है वो अपनी एक चीज डोनर से रिसिपिएंट में चीज जा रही है, और वो जो है वो एक नई चीज जा रही है, नए जीन्स यहाँ से वहां जा रहे हैं। इसको मेरे बेटे सिंपली ऐसे समझे, सपोज बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया है जो कि डोनर है, उसके अंदर क्या हुआ कि थोड़ी सी चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि उस बैक्टीरिया ने एक खास एंटीबायोटिक के खिलाफ अपने अंदर जीन्स जो है उसके अंदर एक खास एंटीबायोटिक जीन्स, वो एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन, उसके खिलाफ उसमें रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है, उसने वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। अब वो जो रेजिस्टेंस डेवलप करने वाले की है और उसके जो रेजिस्टेंस के जीन्स होंगे वो क्या करेगा कि जब एक ऐसा बैक्टीरिया उसके पास आएगा, नजदीक आएगा जिसमें वो वाले जीन्स मौजूद नहीं होंगे कि वो भी उस खास एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ सके, तो वो बैक्टीरिया जो डोनर होगा वो क्या करेगा, अपने उन जीन्स की एक कॉपी बनाएगा। बैक्टीरिया में खैर खाई ज्यादा पाई जाती है ना, तो वो जो बैक्टीरिया वो क्या करेगा, डोनर अपने जीन्स को कॉपी करेगा, वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन्स हैं, तो वो क्या करेगा कि जी फिर वो जो सेक्स पिलाई बनेगा, वो जो पिलाएं हैं वो जो आपस में कनेक्ट किए हुए हैं उनको सेक्स पिलाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डोनर होगा वो अपने उन जीन्स की कॉपी बना के उस वाले बैक्टीरिया को दे देगा जिसमें वो जीन्स नहीं मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस सारे मेथड को हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि डोनर से जो आगे रिसिपिएंट बैक्टीरिया जो कि रिसीव करता है उसके अंदर एक नया जेनेटिक कम्बिनेशन, नया जीन्स का कम्बिनेशन हो जाता है, जो कि फिर उस बैक्टीरिया को जब कभी वो वाला एंटीबायोटिक जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद होगा तो वो उस बैक्टीरिया के पास अगर पहले से ही उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद है तो वो फिर एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं कर सकेगी। इस तरह से बैक्टीरिया का जो है वो सर्वाइवल बढ़ जाएगा। मेरे बेटे इस मेथड में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये जो कंजुगेशन का मेथड है, आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ह्यूमन के केस में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक नया इंडिविजुअल आगे हमारे पास बनता है, यानी नंबर में भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इसमें क्या होता है कि इस कंजुगेशन के मेथड में चाहे इधर से जीन्स डोनर से रिसिपिएंट में चली भी जाएं तो नंबर का जाके इजाफा नहीं होता। वो ये नहीं होता कि यहाँ से वहां जैसे जीन्स जाएंगे तो बैक्टीरिया जो नहीं होगा कि वो जीन्स रिसीव करती बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड हो जाए या अपने साथ की एक कॉपी बना ले। तो मेरे बेटे वो जो 1 से 2 में बैक्टीरिया के डिवाइड होने वो बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है। लेकिन मेरे बेटे ह्यूमन के केस में देखी जाए तो जिस तरह से ह्यूमन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि वो जब एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी में बन जाते हैं तो उसकी वजह से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। होती जेनेटिक मिक्सिंग वहां भी है, लेकिन मेरे बेटे इस कंजुगेशन के मेथड में बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता कि बैक्टीरिया के अंदर जीन के ट्रांसफर से कोई एम्ब्रियो नहीं बनता और ना ही कोई नया इंडिविजुअल बनता है। जस्ट सिंपली क्या है कि जीन्स की मिक्सिंग होती है और ऐसी मिक्सिंग की वजह से बैक्टीरिया में ऐसे करैक्टर आ जाते हैं कि जो उसकी हेल्प में जो उसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। तो मेरे बेटे ये था आपके पास टिल टू द कंजुगेशन मेथड तक। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर उसमें इंशाल्लाह हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे।